नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी के एनसीईटी कॉन्सेप्ट के यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं मानसी, आपकी इकोनॉमिक्स डोमेन की मेंटर और गाइड, और मैं आप लोगों को इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगी। लेकिन उससे पहले हम इकोनॉमिक्स का सिलेबस डिस्कस करेंगे जो कि एनसीईटी द्वारा दिया गया है, और एग्जाम पैटर्न के बारे में समझेंगे, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं हर एक यूनिट से वो समझेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैं लेके आई हूँ, आज डिस्कस करेंगे हम वो भी। लेकिन उससे पहले आप मेरे बारे में जान लीजिए। मैं हूँ मानसी, मैं बनारस की ही रहने वाली हूँ और मैंने अपना अंडर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन बीएचयू से किया है, वो भी इकोनोमेट्रिक स्पेशलाइजेशन से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एनसीईटी हमेशा से एनसीईआरटी ही फॉलो करता आया है, वो भी क्लास 12th की इकोनॉमिक्स, क्लास 12th की, जिसमें दो बुक्स आती हैं, इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स और इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स, समष्टि अर्थशास्त्र और व्यष्टि अर्थशास्त्र। लेकिन इसके अलावा एक और चीज है जो आती है, एक और सब्जेक्ट जो आता है वो है इंडियन इकोनॉमी। उसके बारे में भी हम आज डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले हम एग्जाम पैटर्न को समझ लेते हैं कि एनसीईटी का एग्जाम पैटर्न क्या है, कितने क्वेश्चंस आते हैं, कैसे आते हैं इकोनॉमिक्स डोमेन से। ठीक है, इकोनॉमिक्स डोमेन से 28 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से हमको 25 क्वेश्चन करने पड़ते हैं, और वो भी 180 मिनट के अंदर। 180 मिनट ये पूरा किसके लिए है? सातों पेपर के लिए, 7 पेपर्स के लिए है। उसमें हमें पूरे 640 नंबर का हमारा पेपर होता है, जिसमें अगर हम गलत ऑप्शन चूज करते हैं तो हमारा 1 मार्क्स कट हो जाता है, और अगर सही ऑप्शन चूज करते हैं तो हमारे 4 नंबर मिल जाते हैं। तो हमें कितने क्वेश्चन करने हैं? 28 क्वेश्चन। लेकिन हम ऐसा पढ़ेंगे कि हमें 28 के 28 आए और हम कंफ्यूज हो जाएं कि हम कौन सा क्वेश्चन करें और कौन सा क्वेश्चन छोड़ें। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। उससे पहले हमारा एनसीईटी कॉन्सेप्ट पे हमारा सोर्स सिलेक्शन बैच आ गया है। उसके लिए आपको बस सीईटी कॉन्सेप्ट ऐप डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से, और आपको कोई भी दिक्कत होगी तो आप इस नंबर से संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम अपने सिलेबस पे। सिलेबस हमारा क्या है? हमारा इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स। इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम पढ़ेंगे किसके बारे में? पहले हम उसके इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे, फिर उसके थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर होता है वो पढ़ेंगे। सबसे पहला हम पढ़ने वाले हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है? माइक्रो इकोनॉमिक्स वो होती है जब हम किसी एक इंडिविजुअल फर्म या कंज्यूमर के इकोनॉमिक बिहेवियर के बारे में पढ़ते हैं, तो वो हमें क्या, वो हमारा क्या होता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स। उसी तरह हम आगे बढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बारे में। उसमें हम इक्विलिब्रियम कैसे अटेन करते हैं वो पढ़ेंगे, उसकी मीनिंग क्या है। यूटिलिटी अप्रोच के बारे में पढ़ेंगे 1 and 2 कमोडिटी केस के लिए। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे कंज्यूमर बजट के बारे में कि कंज्यूमर बजट क्या होता है। कंज्यूमर बजट हमारा लिमिटेड होता है, वो बजट जिससे हम तरह तरह की चीज़ें खरीद सकते हैं, हमारा इनकम। ठीक है, और फिर ऑप्टिमल चॉइस ऑफ कंज्यूमर क्या होता है? ऑप्टिमल चॉइस वो होती है जो हमें मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन देती है। अब हम डिमांड के बारे में पढ़ेंगे। जहां भी इकोनॉमी की बात आई वहां तो डिमांड की बात आनी ही है, तो हम डिमांड के बारे में पढ़ेंगे। जो भी एक कंज्यूमर मांग करता है किसी भी प्रोडक्ट की, उसके हम क्या बोलते हैं? डिमांड बोलते हैं। ठीक है, अब उसमें हम मार्केट डिमांड के बारे में पढ़ेंगे। डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड क्या क्या है वो देखेंगे, डिमांड शेड्यूल क्या होता है वो समझेंगे, डिमांड कर्व कैसा होता है और वो कैसे मूवमेंट करता है अपने डिमांड कर्व पे। शिफ्ट कब होता है डिमांड का? जब भी हम प्राइस हमारा ऊपर नीचे होता है तो हमारा शिफ्ट करता है, मूवमेंट करता है डिमांड कर्व, वो हम समझेंगे कैसे होता है अपनी क्लास में। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है, हम उसको कैसे मेजर करते हैं। फिर उसके बाद हम फिर हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैसे मेजर करेंगे? परसेंटेज, टोटल एक्सपेंडिचर, फैक्टर डिटरमाइनिंग, और फिर फैक्टर देखेंगे कि कौन कौन से फैक्टर हमें डिटरमाइन करते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को। अब उसी टॉपिक से, उसी यूनिट से रिलेटेड एक क्वेश्चन जो एनसीईटी में आया था वो था कि प्रॉब्लम ऑफ व्हाट टू प्रोड्यूस इन एन इकोनॉमी इज रिलेटेड विद। व्हाट टू प्रोड्यूस मतलब क्या उत्पादन किया जाए। इकोनॉमी की ये प्रॉब्लम, समस्या किससे संबंधित है? द क्वांटिटी ऑफ, इसमें 4 ऑप्शन आपको मिले हैं, जिसमें पहला ऑप्शन है द क्वांटिटी ऑफ द मेनी पॉसिबल गुड्स एंड सर्विसेज दैट एन इकोनॉमी विल प्रोड्यूस। वे विभिन्न वस्तुएं एंड सेवाएं जिनकी मात्रा का उत्पादन एक अर्थव्यवस्था करेगी। द टेक्नोलॉजी टू बी यूज्ड फॉर अ प्रोडक्शन फॉर ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी। अर्थव्यवस्था में वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन के लिए प्रयोग किए जाने वाली तकनीक। तो तकनीक किससे है? हाउ टू प्रोड्यूस से रिलेटेड होती है इकोनॉमी की प्रॉब्लम से। हाउ, कैसे उत्पादन किया जाए, टेक्नोलॉजी।
और डिस्ट्रीब्यूशन, द दूसरा ऑप्शन है द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन इकोनॉमी। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब किसके लिए, कि गरीब के लिए डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए, गरीब के लिए उत्पादन किया जाए, या फिर अमीर के लिए उत्पादन किया जाए, किसके लिए, गवर्नमेंट के लिए उत्पादन किया जाए, ये है किसके लिए, फॉर होम, यानी किसके लिए। और द रिसर्च एंड डेवलपमेंट of an efficient technology for the production of goods and services in an economy। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट इकोनॉमी की प्रॉब्लम है ही नहीं, ये हमारी इकोनॉमी की जो 3 सेंटर प्रॉब्लम है, जो कि what to produce, how to produce and for whom to प्रोड्यूस, ये हमारी मेजर प्रॉब्लम होती है इकोनॉमी की। तो उसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट तो आता ही नहीं है, तो सबसे पहले हम ये ऑप्शन पहले ही काट देंगे। तीसरा जो सी ऑप्शन है वो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात कर रहा है, फॉर होम मतलब किसके लिए उत्पादन किया जाए उसके बारे में बात कर रहा है। और जो बी ये भी गलत है। और फिर दूसरे ऑप्शन पे आते हैं कि टेक्नोलॉजी, ये किसके लिए बात कर रहा है, कैसे उत्पादन किया जाए, टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर रहा है, ये भी गलत है। तो अंत में हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है जो कि है द क्वांटिटी ऑफ गुड of many possible goods that an economy will produce। वो मात्राएं जो एक इकोनॉमी उत्पादन कर सकती है, वे जो कि एक अर्थव्यवस्था उत्पादन कर सकती है, ये किससे रिलेटेड है, what to produce। तो what to produce का हमें मिल गया ना आंसर इस क्वेश्चन का, ये है ए। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं यूनिट 2 की तरफ। यूनिट 2 में हमें पढ़ना है प्रोडक्शन और कॉस्ट, उत्पादन और लागत। उत्पादन में हम क्या पढ़ेंगे, प्रोडक्शन फंक्शन, ये हम प्रोड्यूसर यानी कि जो उत्पादन करता है उसके तरफ से हम देखेंगे। पहले हमने क्या पढ़ा, कंज्यूमर के बारे में जो कि उपभोक्ता है। अब हम पढ़ेंगे प्रोडक्शन, या फिर जैसे कि उत्पादनकर्ता के पर्सपेक्टिव से हम पढ़ेंगे। उसमें हम पढ़ेंगे शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, शेप्स ऑफ टीपी, टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है, एपी एवरेज प्रोडक्ट का कर्व कैसे होता है, वो सब पढ़ेंगे। आपातकालीन, दीर्घकालीन उत्पादन फलन, जिसको हम क्या बोलते हैं, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। अब दूसरे पे आते हैं, हमारा आता है कॉस्ट एंड रिवेन्यू। तो कॉस्ट, जब भी हम कुछ उत्पादन करते हैं तो हमारे में कुछ तो लागत लगती है, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉस्ट। और रिवेन्यू, राजस्व, जब हम उत्पादन करते हैं हम गवर्नमेंट को कुछ टैक्स देते हैं, या फिर हम उनको कुछ तो रिवेन्यू जनरेट करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, हम राजस्व। और उसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट, शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व क्या होता है, फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है, वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, टोटल कॉस्ट क्या होता है, एवरेज कॉस्ट कैसे निकालते हैं, मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, ये सब के बारे में हम डीप में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम आ जाएंगे रिवेन्यू पे। रिवेन्यू में टोटल, एवरेज, मार्जिनल रेवेन्यू, ये सब क्या होता है और उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, कैसे संबंध है दोनों आपस में इन लोगों के, वो देखेंगे। और फिर देखेंगे प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम कहाँ पे होता है, विद द हेल्प ऑफ मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू। ठीक है, अब इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे देखते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं। द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन ऑपरेट्स व्हेन, तो परिवर्ती अनुपात का नियम कब लागू होता है, परिवर्ती अनुपात का नियम तब लागू होता है जब हमारे एक जो फैक्टर है हमारा क्या हो, फिक्स्ड हो, और बाकी अदर फैक्टर क्या हो, वेरिएबल हो। फैक्टर क्या क्या होता है हमारे, जैसे फैक्टर हो गया हमारा लेबर, कैपिटल, और जो भी हमारे अदर फैक्टर हैं जैसे टेक्नोलॉजी, मशीन, ये हमारे क्या होते हैं, फैक्टर होते हैं। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ऑल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर इंक्रीज इन द सेम प्रोपोर्शन, नहीं, इसमें तो हमारे कोई फिक्स्ड है ही नहीं, तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो गया। अब हम आते हैं सी पे, ऑल इनपुट और वेरिएबल। ऑल इनपुट और वेरिएबल किसमें होता है, लॉन्ग रन में। और जो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन किसका लॉ है, शॉर्ट रन का लॉ है। तो ये भी गलत हो गया। टेक्नोलॉजी चेंजेस व्हेन इनपुट, नहीं, ये भी गलत है, टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया, उसके लिए एक सिर्फ बी ऑप्शन ही करेक्ट है, जिसमें बताया है कि एटलीस्ट वन फैक्टर इज केप्ट फिक्स्ड व्हाइल अदर आर वेराइड, जबकि सारे अदर फैक्टर वेरिएबल होंगे और एक फैक्टर जो होगा वो होगा फिक्स्ड होगा।
तो हमें अपना आंसर मिल गया है बी। अब हम आते हैं यूनिट 3 पे। अब यूनिट 3 में हम क्या पढ़ेंगे, थ्योरी ऑफ फर्म्स पढ़ेंगे। उसमें हम उसको हम परफेक्ट कंपटीशन के पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे। परफेक्ट कंपटीशन वो होता है जिसमें ढेर सारे बायर्स होते हैं, सेलर्स होते हैं, होमोजीनियस प्रोडक्ट होता है, हर एक कंज्यूमर को सबके पास परफेक्ट इन्फॉर्मेशन होती है, फुल इन्फॉर्मेशन होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, परफेक्ट कंपटीशन। ठीक है, उसमें हम फीचर देखेंगे परफेक्ट कंपटीशन के, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कब होता है परफेक्ट कंपटीशन में। ठीक है, फिर प्राइस डिटर्मिनेशन हम कैसे करते हैं, किसी भी वस्तु का प्राइस कैसे डिटरमाइन होता है परफेक्ट कंपटीशन में, वो देखेंगे। उसमें हम इक्विलिब्रियम प्राइस, इफेक्ट ऑफ शिफ्ट इन डिमांड एंड सप्लाई, इस डिमांड और सप्लाई कैसे चेंज होती है और क्या इफेक्ट आता है परफेक्ट कंपटीशन में डिमांड और सप्लाई का शिफ्ट होने का, वो भी हम देखेंगे। फिर हम सप्लाई के बारे में समझेंगे कि मार्केट सप्लाई क्या होती है परफेक्ट कंपटीशन में, डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई क्या है, सप्लाई शेड्यूल क्या होता है, सप्लाई कर्व क्या होता है, फिर मूवमेंट कैसे करता है सप्लाई कर्व, और शिफ्ट कैसे करता है, कैसे चेंज होता है, अपवर्ड मूवमेंट होता है, डाउनवर्ड मूवमेंट होता है, एक्सट्रैक्शन होता है या कॉन्ट्रैक्शन होता है। फिर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई समझेंगे, मेजरमेंट कैसे करते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का, वो भी देखेंगे। और इस यूनिट से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हैं वो देखते हैं। द TR कर्व अंडर परफेक्ट कंपटीशन इज कांस्टेंट। तो जो TR कर्व होता है परफेक्ट कंपटीशन का कैसा होता है, वो कांस्टेंट होता है। मतलब ये क्या है, ये करेक्ट है। वैसे ही MR रिमेन्स कांस्टेंट एज आउटपुट इंक्रीज है। तो जो मार्जिनल रेवेन्यू कर्व होता है वो क्या कांस्टेंट होता है, जैसे ऐसा आउटपुट इंक्रीज होता है। हाँ, तो मार्जिनल रेवेन्यू कर्व जैसे ऐसे आउटपुट इंक्रीज होगा, इधर हम आउटपुट रख ले और इधर हम प्राइस रख लें, तो हमारा जो मार्जिनल रेवेन्यू कर्व है ये क्या होता है, कांस्टेंट ही रहता है। जैसे जैसे हमारा आउटपुट बढ़ रहा है तो ये भी क्या है, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो गया बोथ करेक्ट, दोनों ही सही हैं। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट यूनिट पे। अब नेक्स्ट यूनिट में हम पढ़ेंगे मार्केट इक्विलिब्रियम के बारे में और उसके सिंपल एप्लीकेशन, बाजार संतुलन और सरल अनुप्रयोग। तो मार्केट इक्विलिब्रियम में हम पढ़ेंगे कि मार्केट इक्विलिब्रियम कहाँ पे कैसे स्टेब्लिश करते हैं हम सप्लाई और डिमांड से। फिर एक्सेस डिमांड क्या होती है, एक्सेस डिमांड वो होती है जब हमारी सप्लाई कम हो जाती है और डिमांड हमारी ज़्यादा रहती है। फिर उसके बाद एक्सेस सप्लाई देखेंगे, वैसे ही जैसे हमारा सप्लाई जब ज़्यादा हो जाएगा और हमारी डिमांड कम रहेगी तो वो तब कौन सी कंडीशन होती है, हमारी एक्सेस सप्लाई। उसके बाद हम उसके एप्लीकेशन पे देखेंगे तो प्राइस सीलिंग क्या होती है, प्राइस फ्लोरिंग के बारे में समझेंगे। हर एक चीज़ को हम डीप में डिस्कस करेंगे अपनी क्लास में। और हम आगे बढ़ते हैं, इससे रिलेटेड हम अब देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि प्राइस सीलिंग क्या होती है। प्राइस सीलिंग वो होती है जब हमारी गवर्नमेंट एक अपर लिमिट सेट कर देती है किसी भी कमोडिटी के लिए कि आप इससे ज़्यादा चार्ज नहीं कर सकते, तो हमारी क्या होती है, प्राइस सीलिंग। तो हम आते हैं आंसर्स पे, जो भी हमारे ऑप्शन दिए हुए हैं। तो अ गवर्नमेंट इम्पोज मिनिमम प्राइस फॉर अ गुड एंड सर्विसेज, किसी वस्तु की या सेवा के लिए सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मूल्य मिनिमम प्राइस किसके लिए होता है, प्राइस फ्लोरिंग के लिए होता है। तो ये हमारा क्या है, गलत है। ठीक है, अब दूसरा ऑप्शन आता है गवर्नमेंट इम्पोज अपर लिमिट। हाँ, अपर लिमिट किसके लिए होती है, निर्धारित अधिकतम सीमा किसी भी वस्तु या सर्विस सेवा के लिए। तो ये क्या है, ये किससे रिलेटेड है, प्राइस सीलिंग से। तो हमें अपना आंसर मिल चुका है, लेकिन फिर भी हम बाकी के ऑप्शंस भी देख लेते हैं क्या है। द इक्विलिब्रियम प्राइस डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्स, ये तो इक्विलिब्रियम प्राइस के बारे में बात कर रहे हैं, तो बिल्कुल ही गलत है। द मैक्सिमम प्राइस अ कंज्यूमर इज विलिंग टू पे, अब मैक्सिमम प्राइस कंज्यूमर इज विलिंग टू पे, जो कंज्यूमर देना चाहते हैं मैक्सिमम प्राइस नहीं, इसमें गवर्नमेंट का तो कोई रोल ही नहीं है। जो कि प्राइस सीलिंग में गवर्नमेंट क्या करती है, एक मैक्सिमम प्राइस डिसाइड करती है। ठीक है, अब नेक्स्ट यूनिट पे आते हैं। अब हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर सिलेबस हम खत्म हो चुका है। अब हम देखेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स में हमारे क्या क्या आते हैं, क्या क्या यूनिट्स हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है, जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स हमारे एक इंडिविजुअल फर्म कंज्यूमर के बारे में बात करता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स हमारी पूरी इकोनॉमी के बारे में बात करता है, हर एक फर्म, हर एक इंडिविजुअल, हर एक कंज्यूमर के बारे में बात करता है, हर एक मार्केट के बारे में बात करता है। ठीक है, उसमें हम मैक्रो इकोनॉमिक्स होती है। मैक्रो इकोनॉमिक्स हम पढ़ेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स के, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम,
सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम देखेंगे, मेथड क्या, हम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा नेशनल इनकम, हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के हमारे 3 मेथड हैं, एक वैल्यू एडेड या फिर प्रोडक्ट मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड और इनकम मेथड। ये तीनों हमारे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे हमारे डेफिनेटली एक क्वेश्चन तो आता ही है, ठीक है। और दूसरा हमारा आगे एग्रीगेट रिलेटेड टू नेशनल इनकम, ठीक है। नेशनल इनकम में हम देखेंगे किसके बारे में, फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, बेसिक प्राइसेस और मार्केट प्राइसेस क्या होती हैं, जीडीपी के बारे में पढ़ेंगे और वेलफेयर हमारा कैसे होता है उसके बारे में पढ़ेंगे हम। अब उसके आगे हम देखेंगे कि हमारा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे उस यूनिट से रिलेटेड, मैक्रो इकोनॉमिक्स फर्स्ट यूनिट से रिलेटेड, जिसमें हमने सर्कुलर फ्लो पढ़ा था, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन अ 2 सेक्टर इकोनॉमी। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कैसे होता है हमारा 2 सेक्टर इकोनॉमी में, एक होता है हमारा हाउस होल्ड और दूसरा होता है हमारा फर्म। तो हाउस होल्ड हमें क्या देता है, हाउस होल्ड फर्म को क्या देता है, लेबर देता है या सर्विसेज देता है, और फर्म हमें क्या देता है, गुड्स, ठीक है। तो सर्विसेज हाउस होल्ड गुड्स देता है, तो हाउस होल्ड क्या करता है, पेमेंट करता है लेबर की वजह से पेमेंट उसको देता है, सॉरी जगह कम पड़ गई थी तो मैं यहाँ पे बनाती हूँ वापस से। तो एक हमारा होता है हाउस होल्ड और एक होता है हमारा फर्म। तो हाउस होल्ड क्या करता है, फैक्टर देता है जैसे लेबर और कैपिटल, और फर्म हमें क्या देती है, गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज देती है। तो हाउस होल्ड क्या करता है, एक्सपेंडिचर करता है, खर्चा करता है, उसको पैसे देता है, एक्सपेंडिचर करता है। और फर्म क्या करती है, फैक्टर के बदले, लेबर और कैपिटल के बदले क्या करती है, हाउस होल्ड को पेमेंट करती है, कैसे, वेजेस, सैलरीज के रूप में, ठीक है। ये होता है हमारा 2 सेक्टर मॉडल, 2 सेक्टर इकोनॉमी, सर्कुलर फ्लो ऑफ मॉडल। तो अब हम देखते हैं कि क्या ऑप्शंस क्या क्या हैं। हाउस होल्ड रिसीव फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम अ फर्म, क्या हाउस होल्ड फैक्टर सर्विसेज रिसीव करती है, परिवार फर्मों के से उत्पादन कारक सेवाएं प्राप्त करता है। ये तो उल्टा लिखा है, हाउस होल्ड नहीं रिसीव करता, हाउस होल्ड तो देता है, ठीक है। और दूसरे ऑप्शन पे आते हैं, पहला ऑप्शन तो गलत हो गया, हाउस होल्ड इन्वेस्ट व्हाइल फर्म सेव्स, ये भी गलत है। हाउस होल्ड क्या करता है, हाउस होल्ड सेव करता है और फर्म क्या करती है, इन्वेस्ट करती है। तो हमारा दूसरा ऑप्शन भी गलत हो गया। फर्म प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, तो क्या करती है, फर्म गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करती है, हाँ, फर्म गुड्स और सर्विसेज का उत्पादन करती है, वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करती है, ये बिल्कुल सही है। लेकिन हम डी वाला भी ऑप्शन देख लेते हैं एक बार, हाउस होल्ड सप्लाइज फैक्टर सर्विसेज टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट आ गया 2 सेक्टर इकोनॉमी मॉडल में, गवर्नमेंट का तो कोई रोल ही नहीं है इसमें, क्या है, सिर्फ हाउस होल्ड और फर्म है, इसीलिए ये वाला भी ऑप्शन गलत है। तो हमारा सही जवाब क्या है, फर्म प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, फर्म वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करती है। अब हम देखते हैं यूनिट 2 में हम मनी और बैंकिंग के बारे में, धन और बैंकिंग के बारे में पढ़ेंगे। उसमें हम देखेंगे मनी और बैंकिंग क्या होती है, उसके फंक्शंस क्या हैं, सप्लाई ऑफ मनी क्या होती है, मनी क्रिएशन कैसे होता है, मनी मल्टीप्लायर क्या होता है। और मनी मल्टीप्लायर इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना कि एक हर बार एक क्वेश्चन तो जरूर आता है इससे, मनी मल्टीप्लायर से, और इसको हम करना भी सीखेंगे कि मनी मल्टीप्लायर कैसे निकालते हैं, ठीक है। और फिर हम आते हैं नेक्स्ट पे, सेंट्रल बैंक क्या होता है, उसके फंक्शन क्या होता है, और सेंट्रल बैंक के जो फंक्शंस है उसको हम किससे रिलेटेड पढ़ेंगे, आरबीआई, जो हमारे इंडिया का क्या है, सेंट्रल बैंक है, उसके पर्सपेक्टिव से हम पढ़ेंगे। फिर हम पॉलिसी टूल्स देखेंगे किसको कंट्रोल करने के, मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के, कैसे कैसे गवर्नमेंट और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मनी सप्लाई कंट्रोल करती है। आगे देखते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन कि विच इज नॉट द फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय बैंक का कार्य नहीं है, नॉट अ फंक्शन ऑफ अ सेंट्रल बैंक। तो चलिए देखते हैं, इट कंट्रोल मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी थ्रू डिफरेंट रेट्स, नहीं, ये तो करती है, ठीक है, सॉरी नहीं है ना। तो हाँ, ये सेंट्रल बैंक का काम है कि ये सेंट्रल बैंक का काम,
ये मनी सप्लाई को कंट्रोल करती है सेंट्रल बैंक, ठीक है। एक्ट एज बैंकर टू द गवर्नमेंट, हाँ सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट के लिए बैंकर का काम करती है, एक्ट करती है। इट एक्सेप्ट डिपॉजिट एंड गिव लोन्स टू बैंक, नहीं ये लोन्स नहीं देती, मतलब पीपल को लोन्स नहीं देती है, डिपॉजिट नहीं एक्सेप्ट करती है। तो ये हमारा ऑप्शन क्या है, सही है कि हाँ ये सेंट्रल बैंक का काम नहीं है। इट इशूज द कंपनी करेंसीज ऑफ द कंट्री, हाँ सेंट्रल बैंक करेंसी भी इशू करती है एक देश के लिए। तो हमारा जो सही आंसर है, इट एक्सेप्ट डिपॉजिट एंड गिव लोन्स टू द पीपल, ये क्या है, हमारा सेंट्रल बैंक का काम नहीं है, वो जमा नहीं स्वीकार करती है और ऋण भी नहीं देती है लोगों को। अब हम आते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की यूनिट 3 के ऊपर। यूनिट 3 में हम देख रहे हैं कि हमें क्या पढ़ना है, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। हम इनकम और एम्प्लॉयमेंट कैसे डिटरमाइन करते हैं, उसमें हम पढ़ेंगे एग्रीगेट डिमांड क्या होती है और उसके कंपोनेंट के बारे में, एक्सीडेंट डिमांड जब हो जाती है या फिर एक्सेस डिमांड की प्रॉब्लम कब आती है, डेफिसिट डिमांड की प्रॉब्लम कैसे कब आती है और हम उसको कैसे ठीक कर सकते हैं, मेजर्स टू करेक्ट देम, चेंजेस इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग चेंज करके, टैक्स लेके, मनी सप्लाई को कंट्रोल करके, ऐसे। और फिर हम आते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम इन टू सेक्टर मॉडल। टू सेक्टर मॉडल में हम कैसे हम इनकम को डिटरमाइन करते हैं वो देखेंगे। फिर उसके बाद मल्टीप्लायर मैकेनिज्म वो भी पढ़ेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे। अब हम देखते हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स यूनिट 3 में मनी एंड बैंकिंग से, हाँ मनी नहीं, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट से ये आता है कि जब डिमांड ज़्यादा होती है और देन द लेवल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस, जब डिमांड हमारी ज़्यादा होती है हमारे आउटपुट प्रोड्यूस से फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे, तो उसको वो सिचुएशन क्या होती है, एक्सेस डिमांड की होती है। वो किसकी तरफ लेके जाती है हमारी, ठीक है। यह मांग पूर्ण रोजगार के स्तर पर उत्पादन के स्तर से क्या होती है, अधिक होती है। इससे क्या हमारी इस स्थिति को हम अतिरिक्त मांग या फिर एक्सेस डिमांड कहा जाता है, जो कि किस निम्न की ओर लेके जाती है, किसकी ओर लेके जाती है, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, इक्विलिब्रियम या डिसइक्विलिब्रियम। इन्फ्लेशन कब होती है, जब हमारा प्राइस लेवल क्या होता है, ज्यादा हो जाता है। प्राइस लेवल ज्यादा होगा तो डिमांड क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी, डिमांड बढ़ जाती है। हमारे आउटपुट प्रोड्यूस से जब हमारी डिमांड क्या होती है, आउटपुट कम हो जाता है और हमारी डिमांड क्या होती है, आउटपुट कम हो जाता है, हमारी डिमांड क्या होती है, बढ़ जाती है। तो उसको क्या बोलते हैं हम, इन्फ्लेशन। और यही हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। लेकिन हम डिफ्लेशन को भी देख लें। डिफ्लेशन तब होता है जब हमारा प्राइस कम हो जाता है, हमारी डिमांड कम हो जाती है और प्राइस कम हो जाता है, डिमांड हमारी क्या होती है, कम रहती है और हमारा आउटपुट क्या होता है, ज्यादा होता है डिमांड से, ठीक है। और इक्विलिब्रियम जब हमारा जो डिमांड है वो किसके बराबर होता है, सप्लाई के बराबर होता है। डिसइक्विलिब्रियम कब होता है हमारा, जब डिमांड और सप्लाई क्या होती है, वो दोनों बराबर नहीं होती है। इन्फ्लेशन क्या है, एक डिसइक्विलिब्रियम का ही पार्ट है, लेकिन हम इन्फ्लेशन इसलिए चूज करें क्योंकि हमारे पास ये सटीक आंसर पहले से ही मौजूद है, तो हम डिसइक्विलिब्रियम नहीं चूज कर रहे हैं, हमारे पास ये एग्जैक्ट आंसर पहले से ही मौजूद है, हम इसको इन्फ्लेशन को टिक करेंगे। आते हैं हम 4th यूनिट पे, मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स 4th यूनिट में हम पढ़ने वाले हैं गवर्नमेंट बजट के बारे में, कि बजट क्या होता है, गवर्नमेंट बजट क्या होता है, सरकारी बजट, उसकी मीनिंग क्या होती है, ऑब्जेक्टिव क्या होती है और इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। फिर रिसीट्स देखेंगे, रिसीट्स क्या होती है, रेवेन्यू रिसिप्ट उसके बारे में, उसके टाइप्स में रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट के बारे में पढ़ेंगे। और फिर हम पढ़ेंगे एक्सपेंडिचर के बारे में, खर्चों का वर्गीकरण कैसे होता है, उसमें हम रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कैसे होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, फिर बैलेंस सरप्लस और डेफिसिट बजट। बैलेंस सरप्लस डेफिसिट बजट वो होता है जब हमारा एक्सपेंडिचर और जो हमारा खर्चा और जो हमारा रिवेन्यू जो होता है हमारा बराबर हो जाता है, तो हम क्या बोलते हैं उसको, जब रिवेन्यू इक्वल टू एक्सपेंडिचर हमारा होता है तो हमारा क्या होता है, बैलेंस बजट होता है। जब हमारा सरप्लस होता है तो हमारा क्या होता है, रिवेन्यू ज्यादा हो जाता है। रेवेन्यू क्या होता है, ज्यादा होता है किससे, एक्सपेंडिचर से, तो हमारा क्या होता है, सरप्लस बजट होता है। और डेफिसिट बजट जो कि एक प्रॉब्लम है इकोनॉमी के लिए, कभी होनी नहीं चाहिए जल्दी, लेकिन ये हो जाती है। लेकिन ये कब होती है, जब हमारा रेवेन्यू क्या होता है, कम होता है किससे, एक्सपेंडिचर से, तो हमारे क्या होते हैं, डेफिसिट बजट होती है। फिर हम कैसे गवर्नमेंट डेफिसिट को हम कैसे मेजर करते हैं वो भी उसके बारे में देखेंगे।
आगे बढ़ते हैं, हम देखेंगे इस पे कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एनसीईटी ने दिए हुए हैं। आर्टिकल 112 किससे डील करता है? आर्टिकल 112 किससे डील करता है? अब इसके ऑप्शन भी देख लेते हैं। कंसोलिडेटेड फंड, कंसोलिडेटेड फंड किस में आता है? 266 एक में, आर्टिकल 266 एक 1 में। पब्लिक अकाउंट किस में आता है? 266 2 में। और कंटीजेंस फंड किस में आता है? 267 में। तो ये तीनों ऑप्शन तो पहले ही कट हो जाते हैं। अब तो हमारा क्या बचता है? 112 यूनियन बजट, और यूनियन बजट किस में आता है? आर्टिकल गलती से सारा मिट गया, कोई बात नहीं, मैं वापस लिख देती हूँ, आप लोग देख लीजिए। पब्लिक अकाउंट हमारा किस में आता है? आर्टिकल 266 2 में, ये 2 है, ठीक है। और हमारा यूनियन बजट किस में आता है? 112 में, ठीक है। और कंटीजेंस फंड हमारा 267 में आता है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है? यूनियन बजट। आर्टिकल 212 किससे डील करता है? यूनियन बजट से, ठीक है। अब हम आते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स से आखिरी यूनिट, 5th यूनिट पे, जो है ओपन इकोनॉमी माइक्रो इकोनॉमिक्स। इसमें हम माइक्रो इकोनॉमिक्स को जब हम किसी दूसरी कंट्री या फिर ग्लोबल मार्केट के पर्सपेक्टिव से पढ़ते हैं तो हम क्या पढ़ते हैं? ओपन इकोनॉमी माइक्रो इकोनॉमिक्स। इस यूनिट में हम माइक्रो इकोनॉमिक्स को दूसरे इकोनॉमी और ग्लोबल मार्केट के पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे, और उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स आते हैं, क्या क्या उसमें हमें पढ़ना है वो देखते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट, उसमें हम सबसे पहले टॉपिक क्या पढ़ेंगे? बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट, उसके मीनिंग और कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, सरप्लस और डेफिसिट क्या होता है, ठीक है। सरप्लस, बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट सरप्लस में तब होता है जब हमारा इनकमिंग फंड क्या होता है? आउटगोइंग फंड से ज्यादा होता है। तो हमारे क्या होता है? सरप्लस बैलेंस ऑफ पेमेंट। और डेफिसिट हमारा कब होता है? जब हमारा इनकमिंग फंड क्या होता है? कम होता है आउटगोइंग फंड से। मतलब हम बाहरी देश में ज्यादा फंड दे रहे हैं और हमारे देश में कम फंड आ रहा है, तो हमारा क्या होगा? डेफिसिट होगा, ठीक है। अब हम उसके नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, वो है हमारा फॉरेन एक्सचेंज रेट। कि जब हम किसी अपनी करेंसी को दूसरी करेंसी से तुलना करके देखते हैं कि हमारा एक्सचेंज रेट, हम अपनी करेंसी को दूसरी करेंसी के तरीके में देखते हैं कि हमारी करेंसी दूसरी करेंसी से स्ट्रॉन्गर है कि कम है, उसके रेट पे देखते हैं, तो हमारा क्या होता है? फॉरेन एक्सचेंज रेट। जैसे कि हमारी इंडियन करेंसी की यूएस डॉलर में कितनी कीमत है, कितना यूएस डॉलर हमारा रुपए है, ये देखेंगे। तो हम क्या वो किस में देखते हैं? हम फॉरेन एक्सचेंज रेट में देखते हैं। मीनिंग ऑफ, फिर हम उसमें देखेंगे फिक्स्ड एक्सचेंज रेट क्या होता है। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में गवर्नमेंट डिसाइड कर देती है एक हमारा एक्सचेंज रेट। और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट किस पे रहता है? मार्केट फोर्सेस पे फ्लक्चुएट होता रहता है। फिर हम देखेंगे मैनेज फ्लोटिंग क्या होती है, मेरिट्स और डीमेरिट्स देखेंगे एक्सचेंज रेट कि कब अच्छा होता है, कैसे अच्छा होता है, क्या क्या बुरा है एक्सचेंज रेट में। फिर कैसे हम डिटरमाइन करते हैं एक्सचेंज रेट, वो देखेंगे, विनिमय दर का निर्धारण। और फिर हम मैनेज फ्लोटिंग देखेंगे। और एक्सचेंज रेट इस टॉपिक से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि आता रहता है और इससे क्वेश्चन भी आते रहते हैं। उसी तरीके का एक क्वेश्चन मैं भी लेके आई हूँ, देखिए। अंडर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, लचीली विनिमय दर प्रणाली के अंतर्गत, व्हेन द प्राइस ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी इज इंक्रीज, जब डोमेस्टिक करेंसी की जो प्राइस है वो क्या होती है? फॉरेन करेंसी के से इंक्रीज हो जाती है, तो हमारा क्या होता है? जब विदेशी मुद्रा की तुलना में घरेलू मुद्रा का मूल्य बढ़ता है तो क्या कहा जाता है? उसे हम ऑप्शन में देख लेते हैं। चलिए सारे ऑप्शन एलिमिनेट करके। डेप्रिसिएशन, क्या हमारे घरेलू मुद्रा का हार्श होगा, का मूल्य हार्श होगा? नहीं, क्योंकि हमारी जो घरेलू मुद्रा क्या है वो बढ़ रही है।
हमारी घरेलू घरेलू मुद्रा क्या है, वो बढ़ रही है, उसका मूल्य क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो कैसे कम होगा, ये तो गलत है। फिर एप्रिसिएशन, घरेलू मुद्रा का मूल्य दर वृद्धि, हाँ ये। डिवैल्यूएशन और वैल्यू रिवैल्यूएशन हमारा किसके हैं, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट के हैं। और हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, तो ये दोनों ऑप्शन पहले ही हम एलिमिनेट करेंगे, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है, बी। अब हम देखते हैं इंडियन इकोनॉमी का सिलेबस। इंडियन इकोनॉमी में हमें क्या क्या पढ़ना है, पहले हमारी सबसे पहली यूनिट में हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट पॉलिसी और एक्सपीरियंस। टाइम फ्रेम में, कौन से टाइम फ्रेम में, 1947 से 1990 के बीच में हम पढ़ने वाले हैं। उसमें हम जो जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उसके बाद हमारी इकोनॉमी की क्या कंडीशन थी उसके बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन हम पढ़ेंगे। उसके बाद इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम तब क्या था, फिर 5 ईयर गोल्स, 5 ईयर प्लान। 5 ईयर प्लान जो है अभी तक का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक इसका इंडियन इकोनॉमी का रहा है। इससे हमेशा क्वेश्चन आते हैं। अभी तक 12 5 ईयर प्लान आ चुके हैं। और कब शुरू हुआ था 5 ईयर प्लान, 1951 में, ठीक है। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे मेन फीचर इंडियन इकोनॉमी के तब क्या क्या थे इस टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, फिर प्रॉब्लम क्या क्या रही हैं, पॉलिसीज और एग्रीकल्चर में कौन कौन सी पॉलिसीज आई हैं। फिर उसी तरह हम इंडस्ट्री के बारे में भी पढ़ेंगे, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के बारे में, और उसके रोल और इम्पोर्टेंस के बारे में पढ़ेंगे कि हमारा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की क्या इंपॉर्टेंस थी हमारी इंडियन इकोनॉमी में और उसका रोल क्या रहा है। फिर हम फॉरेन ट्रेड के बारे में पढ़ेंगे कि हमारा 1947 से 1990 के बीच में फॉरेन ट्रेड कैसा था। फिर आते हैं हम उसके एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पे, सेकेंड फेज ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इज टर्म फ्रॉम, ग्रीन रिवॉल्यूशन हमारा कब शुरू हुआ था, ग्रीन रिवॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, हरित क्रांति। हरित क्रांति, ग्रीन रिवॉल्यूशन हमारा आया था मिड 1960s में, ठीक है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, मिड 1960 से 1970, ये क्या है हमारा फर्स्ट फेज था हरित क्रांति का। मिड 70 से मिड 80s सेकेंड फेज था। फिर उसके बाद हमारा मिड 1950 से 1960, ये तो हमारे हरित क्रांति से क्या पहले का था, प्री ग्रीन रिवॉल्यूशन पीरियड रहा है। उसके बाद हम देखते हैं ये मिड 1980 से 1990, ये हमारा पोस्ट रहा है हरित क्रांति के बाद का पीरियड। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है, बी, जो कि सेकेंड फेज कब रहा है, मिड 1970 से मिड 1980s तक रहा है। अब हम देखते हैं इंडियन इकोनॉमी की यूनिट 2। यूनिट 2 में हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स सिंस 1991, जिस 1991 के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट हमारा क्या है, फीचर्स और अप्रेजल ऑफ लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन। हमारी एलपीजी पॉलिसी आई थी कब, 1991 में। उसके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इंडियन इकोनॉमी का कि एलपीजी क्या होती है, लिबरलाइजेशन। जब हम बाहरी अपना लिबरलाइजेशन मतलब हम दूसरों के लिए अपना, हम क्या करते हैं, स्टेट को कंट्रोल करते हैं, स्टेट कंट्रोल होता है। प्राइवेटाइजेशन में हम प्राइवेट अपनी जो गवर्नमेंट एंटिटीज़ हैं उसको हम प्राइवेट एंटिटीज़ को बेचते हैं, या फिर जो प्राइवेट हमारे जो गवर्नमेंट सेक्टर एंटिटीज़ थी हम उसको प्राइवेट एंटिटीज़ में कन्वर्ट कर देते हैं, वो हमारा क्या होता है, प्राइवेटाइजेशन। और फिर ग्लोबलाइजेशन में हम अपनी इकोनॉमी को हम अपनी इकोनॉमी को बाहर की इकोनॉमी के लिए क्या करते हैं, खोल देते हैं, और हम ट्रेड करते हैं, ट्रेड या फिर ग्लोबल इकोनॉमी। उसके बारे में हम पढ़ेंगे लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन में, ठीक है। अब हम उससे इंपॉर्टेंट एक टॉपिक देखते हैं, वो क्या है, अरेंज द बेसिस ऑफ द ईयर दे हैव कम इनटू फोर्स। अब हमें क्या करना है, हमें ये टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ये हमें बताना है कि कौन सा पहले आया था कौन सा बाद में आया था। डिमोनेटाइजेशन कब आया था,
2016 में। कोविड पेंडेमिक 2020 में आया था। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स हमारा 2017 में आया था। मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट हमारा कब आया था? 2005 में। और जनधन अकाउंट स्कीम हमारा था 2014 में। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है? करेक्ट ऑप्शन हमारा होगा डी, DEACB, DEACB। तो हमारा ये करेक्ट ऑप्शन मिल गया हमें, DEACB। अब हम आते हैं थर्ड यूनिट पे। थर्ड यूनिट में हम पढ़ेंगे इंडियन इकोनॉमी के करंट चैलेंजेस। और करंट चैलेंजेस क्या हैं इंडियन इकोनॉमी के, उसमें हम ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, कैसे हम ह्यूमन रिसोर्स को कैसे यूज़ करते हैं, कैसे हम फॉर्म करते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। कैसे पीपल जो है हमारे जो लोग हैं वो रिसोर्स में कन्वर्ट होते हैं। ह्यूमन कैपिटल का इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या रोल हुआ है और एजुकेशन में क्या ग्रोथ हुई है, उसके बारे में देखेंगे। फिर रूरल डेवलपमेंट में हम पढ़ेंगे किसके बारे में? उसके इशूज़ के बारे में पढ़ेंगे। उसमें क्या है? क्रेडिट और मार्केटिंग, रोल ऑफ कोऑपरेटिव का क्या रोल हुआ है, एग्रीकल्चर मार्केट सिस्टम क्या है हमारा अभी, फिर एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन क्या हुआ है, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर ऑर्गेनिक फार्मिंग जब हम केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड का यूज़ करना बंद कर देते हैं अपने फार्मिंग में, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक फार्मिंग बोलते हैं। और इसको हम लोग डीप में हर एक टॉपिक को पढ़ेंगे। अब उसके बाद हम आते हैं इन्वायरमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो होती है जब हम अपनी नीड को फुलफिल करते हैं, अभी की अपनी प्रेजेंट नीड को फुलफिल करते हैं, हमारे फ्यूचर जनरेशन की नीड को बिना कॉम्प्रोमाइज़ किए, वो होता है हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट। उसमें हम उसके डेफिनेशन, फंक्शंस और स्टेट ऑफ इंडियाज इन्वायरमेंट का भी स्टेट कैसा है, स्ट्रेटजीज क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के, उसमें हम SDG गोल्स के बारे में पढ़ेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। और नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है एम्प्लॉयमेंट में हम ग्रोथ और चेंजेस इन वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन रेट के बारे में पढ़ेंगे। फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर के बारे में पढ़ेंगे कि फॉर्मल सेक्टर क्या होता है। फॉर्मल सेक्टर वो होता है जिसमें हमारा कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड होता है, हमारे पास जॉब सिक्योरिटी होती है, वो हमारा फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट होता है। इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट जैसे हमारा ठेले वाले हो गए, उन लोगों के पास कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, नो जॉब सिक्योरिटी, कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं होती है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम? इनफॉर्मल सेक्टर। फिर उसमें प्रॉब्लम्स क्या होती है और उसके बारे में क्या क्या पॉलिसी आए वो देखेंगे हम। और अब आते हैं हमारे इंडियन इकोनॉमी के थर्ड यूनिट के एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में कि द फॉलोइंग आर द सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एक्सेप्ट। कौन कौन से ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के सोर्स हैं? मानव पूंजी के सोर्स का निर्माण के स्रोत हैं, सिवाय किसके? माइग्रेशन। जब हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं अच्छे रोजगार के लिए, अच्छी कमाई के लिए, तो वो क्या होता है? माइग्रेशन। तो ये भी एक ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का सोर्स है। ऑन द जॉब ट्रेनिंग, जब हम जॉब में ही ट्रेनिंग लेते हैं हमारा और हम स्किल्ड होते हैं, तो हम क्या होता है? हमारा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होता है और अच्छा होता है। एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ एंड एजुकेशन, जब हम हेल्थ और क्या कहते हैं स्वास्थ्य और शिक्षा पर व्यय करते हैं, तो हमारा क्या होता है? हमारा ह्यूमन कैपिटल क्या होता है? और स्ट्रॉन्ग बनता है और स्किल्ड बनता है, हेल्दी बनता है। तो ये भी एक ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का सोर्स है। रूरल और पीरियोडिक मार्केट, ये क्या है? एक टाइप है मार्केट का, इसका ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन से कोई मतलब नहीं है। तो ये हमारा क्या हुआ? करेक्ट ऑप्शन हुआ। बाकी सारे तो स्रोत है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के, कौन सा स्रोत नहीं है? रूरल पीरियोडिक मार्केट। अब हम आते हैं इंडियन इकोनॉमी के आखिरी यूनिट पे, जो हमारे पूरे सिलेबस का आखिरी यूनिट है। उसको हम वो हमारी क्या है? डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया, अ कंपैरिजन विद नाइबर्स। भारत का विकास का अनुभव कैसा रहा है दूसरे उसके पड़ोसी देशों के तुलना में भारत के विकास का अनुभव कैसा रहा है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसमें हम उसके कंपैरिजन करेंगे नाइबर्स से। फिर इश्यूज देखेंगे कि इकोनॉमिक ग्रोथ में क्या क्या इश्यूज आए, दूसरी इकोनॉमी में क्या था और हमारी इकोनॉमी में अभी क्या है, नाइबर्स की इकोनॉमी में क्या पॉपुलेशन थी, हमारी इकोनॉमी में कैसे बढ़ी पॉपुलेशन। सेक्टोरल डेवलपमेंट में हम तीन सेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। उसमें हम पढ़ेंगे क्या? एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री
और सर्विस सेक्टर। इन तीनों सेक्टर के बारे में पढ़ेंगे सेक्टोरल डेवलपमेंट में। और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर क्या है कि हमारा बेसिक नीड्स हमारी फुलफिल हो रही है, जैसे रोटी कपड़ा मकान, हमारा हमारा क्या हमारा मोर्टेलिटी रेट कैसा है, और फिर हमारा मॉर्बिडिटी रेट कैसा है, हमारा हम सैनिटाइजेशन है कि नहीं, बेसिक नीड्स है कि नहीं, वाटर और सैनिटाइजेशन सबको मिल रहा है कि नहीं, उसमें ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स में हम देखेंगे। और हमारी डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज क्या रही है इंडिया की, क्या होगी, क्या है अभी, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे डिटेल से। हर एक चीज़ अपनी क्लास में डीप में पढ़ेंगे। और ये होता है हमारा आखिरी यूनिट से एक हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में आता है। एनसीईआरटी हमेशा से बहुत सारे क्रोनोलॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन पूछता है जो कि हमें इंपॉर्टेंट है हर एक क्रोनोलॉजी याद करने के लिए। मेनली इंडियन इकोनॉमी के लिए तो हमें क्रोनोलॉजी और डेट्स याद होने ही चाहिए। तो स्मिथसोनियन कब आया था? 1976 में। ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस 1944 में। WHO का इस्टेब्लिशमेंट क्या हुआ था? 1995 में। और गोल्ड स्टैंडर्ड कब आया था हमारा? 1870 में। तो हमारा करेक्ट क्या है? DBAC। ठीक है, DBAC। ठीक है, तो ये होता है हमारा सिलेबस खत्म। और ये इतना ही हमें पढ़ना था, लेकिन इतना ही नहीं है, बहुत सारे हमारे टॉपिक्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और कोई भी टॉपिक हम नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हर एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और हर एक टॉपिक से एक क्वेश्चन तो आना ही आना है और आता ही रहता है। एनसीईआरटी कहीं से भी कुछ भी टॉपिक से क्वेश्चन उठा के दे देगा और हम सोचेंगे कि अरे ये तो हमने छोड़ दिया, लेकिन नहीं, हम कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ेंगे। और 28 में से 25 के 25 क्वेश्चन करके आने हैं, और उसमें से भी जो 3 क्वेश्चन बचे वो उसका भी आंसर हमें पता होना चाहिए। हम ऐसा पढ़ेंगे। तो मैं आप लोग गारंटी देती हूँ कि इकोनॉमिक्स में कोई आप लोगों को कभी कोई दिक्कत नहीं होने दूंगी। और हर एक क्वेश्चन का हर एक क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कराऊंगी, हर एक टॉपिक अच्छे से उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगी, हर एक चीज़ समझाऊंगी। तो चलिए मिलते हैं क्लास में। धन्यवाद। नहीं आता, तो बीच में एक जगह फंस गई थी।